मैं डॉक्टर रमेश प्रताप सिंह, BHDC 133 आधुनिक हिंदी कविता की इकाई 2 द्विवेदी युगीन कविता में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम द्विवेदी युगीन कविता, उसकी पृष्ठभूमि, द्विवेदी युग की कविता की महत्वपूर्ण विशेषताएं एवं उसके महत्वपूर्ण कवियों पर संक्षेप में चर्चा करेंगे। द्विवेदी युग हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का दूसरा युग है, अर्थात भारतीय युग के बाद। आधुनिक युग भारतीय युग से आया और आधुनिक युग का आधुनिक काल का पहला जो काल आया वो भारतीय युग काल आया। द्विवेदी युगीन कविता हिंदी कविता को श्रृंगारिकता, जड़ता और रूढ़िता से निकालकर जन आंदोलन के रूप में प्रतिष्ठित एवं विकसित करने का श्रेय द्विवेदी युग को जाता है। यह युग सच्चे अर्थों में जन जागरण एवं सुधार का युग था। इस युग के पथ प्रदर्शक और निर्माणकर्ता आचार्य महामहिम द्विवेदी है। इसका आरंभ 1900 और समापन 1920 में माना जाता है। इस युग को समझने के लिए संक्षेप में हमें इसकी पृष्ठभूमि को समझना आवश्यक होगा। भारतीय युग का समापन और द्विवेदी युग का आरंभ, यानी कि 1857 से 1900 हम भारतीय युग मानते हैं और 1900 से 1920 द्विवेदी युग मानते हैं। भारतीय युग पर पिछली बार हमारी आपकी चर्चा हो भी चुकी है। भारतीय युग रीतकाल से निकला हुआ युग था, यानी रीतकाल के बाद भारतीय युग आया था। लेकिन भारतीय युग विश्व पटल पर आए नवजागरण का परिणाम था। भारतीय युग हिंदी साहित्य में और भारत में नवजागरण को लेकर आया था। लेकिन चूंकि 1857 की क्रांति, 1858 में विक्टोरिया का घोषणा पत्र ने कहीं न कहीं भारतीय युगीन कवियों को एक आशा जगाई और ऐसा लगा कि भारत में एक ऐसी सरकार आ गई है जो भारत के हित में काम करने वाली है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जिसके फलस्वरूप 1860 के बाद 70-80 में जो कविताएं आई या जो विचारधाराएं सामने आई, उसमें कहीं न कहीं अंग्रेजों के प्रति कवियों का, समाज सेवियों का भ्रम टूटने लगा था। इसी समय 1900 में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन होता है और 1900 से ही हम द्विवेदी युग मान लेते हैं। 1857 की क्रांति के बाद, अब इसकी अगर युगीन पृष्ठभूमि को देखें तो लगता है कि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों की जो राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था थी, यानी कि भारत में जो उनका आधिपत्य था, वो पूरी तरह से मजबूत होने लगा था। राजनीतिक क्षेत्र में भी, सामाजिक क्षेत्र में भी, व्यवसायिक क्षेत्र में भी, और ये कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में भी उनकी पकड़ थी मजबूत होने लगी थी। यद्यपि 1858 का जो घोषणा पत्र था उसका कहीं न कहीं कुछ प्रभाव पड़ा और भारत में रेल, तार, डाक, यातायात जैसे कुछ संसाधनों में बढ़ोतरी हुई। रेल का निर्माण हुआ, डाक तार व्यवस्था अच्छी हुई, यातायात का सुचारू रूप से संचालन शुरू हुआ। ये काम ऐसा लगा कि जैसे भारत के विकास के लिए हो रहा है। लेकिन दुर्भाग्यवश ये काम भारत के विकास के लिए नहीं था, बल्कि ब्रिटिश सत्ता अपने आप को मजबूत बनाने के लिए इन सारे संसाधनों को स्थापित करने में लगी हुई थी। इसके अलावा इस 40 साल के काल में, यानी 1857 से 1900 तक लगभग जो आपका 40 साल का समय है, इस समय तक भारत में अंग्रेजी शिक्षा ने अपनी पूरी पैठ बना ली थी। अंग्रेजी
शिक्षा का प्रसार प्रसार तेजी से हो गया था। कुछ भारतीय भी, जैसे मैंने कहा कि कुछ भारतीय कवियों ने, कुछ भारतीय समाज सेवियों ने इस शिक्षा का समर्थन भी किया। अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों ने भी ग्रहण करना शुरू किया और धीरे धीरे जो हमारे भारत के शिक्षित और विचारशील लोग थे, उनका ध्यान इस तरफ जाने लगा कि शांति, न्याय, सुविधा या शिक्षा की जो व्यवस्था अंग्रेज कर रहे हैं, वो महज एक दिखावा है, एक छल है। दरअसल ऐसा कुछ जमीनी हकीकत नहीं थी। जब ये सारी चीजें हो रही थी, तो धीरे धीरे हमारे जो पढ़े लिखे लोग थे, जो शिक्षित लोग थे, जो विचारशील लोग थे, उन लोगों ने धीरे धीरे इन बातों को भारतीय जनमानस में पहुंचाने का प्रयत्न करने लगे। अपने लेखों के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने समाचार पत्रों के माध्यम से, या जगह जगह जा जाकर इसको प्रचारित करना प्रारंभ कर दिया कि ये जो शांति का, न्याय का या सुविधा का या शिक्षा का जो आपको दिखावा अंग्रेज दिखा रहे हैं, ब्रिटिश शासन दिखा रहा, ये हकीकत में ऐसा हो नहीं रहा है। इससे भारतीयों में धीरे धीरे विद्रोह और असंतोष बढ़ने लगा। उनको लगने लगा कि अंग्रेज हमारी शांति के लिए, हमारे न्याय के लिए, हमारी सुविधा के लिए, हमारी शिक्षा के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने शिक्षा को भी बढ़ावा दिया। और इसी संदर्भ में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी की थी। इस तरह से अगर देखा जाए तो इन विद्रोह और असंतोष जो जनता में बढ़ रहा था, जो ये विद्रोह और असंतोष, इससे सामाजिक और सांस्कृतिक नवजागरण में एक तेजी आई। यद्यपि ये सामाजिक और सांस्कृतिक नवजागरण भारतीय युग में भी आ गया था, या यूं कहा जाए कि भारतीय युग में जो सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध जो सांस्कृतिक नवजागरण या देशभक्ति का जो बीज भारतीय युग के कवियों ने या भारतीय जी ने बोया था, वो द्विवेदी युग में आने के उपरांत या आते आते एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया था। इधर शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ रहा था, हमारे भारतीय भी अंग्रेजी शिक्षा के संपर्क में आ रहे थे, जिससे ज्ञान विज्ञान से उनका परिचय होने लगा था। और इसके अलावा जो इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति थी, उसका जो प्रभाव था, जो शिक्षा के माध्यम से जांचने परखने की एक लालसा जो भारतीयों में बढ़ी, कहीं न कहीं ये वैचारिक क्रांति की पृष्ठभूमि बन गई। निश्चित रूप से पश्चिमी विचारों का सकारात्मक प्रभाव भारतीयों पर भी पड़ा। मैंने कहा कि जैसे जब औद्योगिक क्रांति हुई, तो उस क्रांति में जो स्थितियां इंग्लैंड में, या जो स्थितियां इंग्लैंड के अन्य देशों में, अन्य राज्यों में, या जो स्थितियां यूरोप के अन्य देशों में थी, उसका प्रभाव धीरे धीरे भारत पर पड़ने लगा। जैसे संस्कृत में बुद्धिवाद का प्रभाव बढ़ने लगा। धीरे धीरे संस्कृत में जहां तर्क बिल्कुल समाप्त हो चुके थे, वहां तर्क का प्रयोग होने लगा। वैज्ञानिक दृष्टि की महत्ता का भी गुणगान होने लगा, उसकी महत्ता भी बढ़ने लगी। मनुष्य मात्र से बंधुत्व की धारणा, विश्व बंधुत्व की धारणा या बंधुत्व की धारणा में भी इजाफा होने लगा। धार्मिक और सामाजिक क्षेत्रों में एक समानता का भाव देखा जाने लगा। व्यक्ति स्वतंत्रता चाह रहा था, सत्ता से स्वतंत्रता चाह रहा था, व्यक्ति समाज से स्वतंत्रता चाह रहा था, धर्म से स्वतंत्रता चाह रहा था, और इसी स्वतंत्रता का परिणाम देश की स्वतंत्रता पर भी पड़ा। इसके अलावा एक बड़ा बदलाव इस युग में जो दिखा, जो यूरोप की क्रांति के बाद दिखा, कि नारी के प्रति समानता और आदर का भाव। नारी के प्रति समानता और आदर का भाव जितना यूरोप में बढ़ा, उतना ही भारत में भी उसका प्रभाव बढ़ने लगा। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो दुखी और पीड़ित जो संत्रस्त मनुष्य हैं, उनके प्रति लोगों में करुणा का भाव भी जागृत होने लगा। समाज, धर्म, संस्कृति, राजनीति में व्यक्ति के महत्व को स्वीकार किया जाने लगा। अर्थात पश्चिमी विचारों का ये सारे सकारात्मक प्रभाव भारत के लोगों पर भी पड़ने लगे, और
इन प्रभावों का परिणाम यह हुआ कि द्विवेदी युग में स्वाधीनता आंदोलन और शक्तिशाली और मजबूत होने लगा। हर भारतीय को यह लगने लगा कि अब भारत को आजादी चाहिए। हर भारतीय को लगने लगा कि उसे आजादी चाहिए, स्वतंत्रता उसकी चाहिए, उसे किसी के अंदर परतंत्र नहीं रहना है, गुलाम नहीं रहना है। और सीधा इसका प्रभाव हुआ कि भारतीय जनता ने ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए संकल्पबद्ध होने लगी, इन सारी चीजों के प्रभाव के कारण। और इसी का परिणाम आप देखिए कि 1905 में स्वदेशी आंदोलन हुआ। तो धीरे धीरे भारत की स्थिति, भारत के लोगों की विचारधारा धीरे धीरे बदलने लगी। अब ये बदली हुई जो विचारधारा है, ये विचारधारा मात्र समाज की तरफ नहीं बदल रही थी, मात्र देश की तरफ नहीं बदल रही थी, मात्र संस्कृत की तरफ नहीं बदल रही थी, बल्कि भाषा के संदर्भ में, साहित्य के संदर्भ में भी बदल रही थी। जैसा हमारे यहाँ कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है, अर्थात साहित्य जो दिखाता है वो समाज में समाज का प्रतिबिंब होता है। तो अब आप देखिए, ब्रज भाषा इससे पहले यानी भारतेंद्र युग तक ब्रज भाषा का बाहुल्य था, या ब्रज भाषा लिखी और बोली जाती थी। साहित्य की भाषा जो थी वो ब्रज भाषा थी। तो ब्रज भाषा की जो सामंतवादी रूढ़ियां थी, जिसमें श्रृंगार, नायिका भेद, इस तरह के जो साहित्य लिखे जा रहे थे, द्विवेदी युग में ब्रज भाषा की इन सामंतवादी रूढ़ियों को छोड़ करके द्विवेदी युगीन कवियों ने खड़ी बोली को काव्य सृजन का माध्यम बनाना प्रारंभ कर दिया, या लगभग काम करना उसमें प्रारंभ कर दिया। लगभग अधिकतर रचनाएं खड़ी बोली में लिखी जाने लगी। गद्य और पद्य दोनों की भाषा खड़ी बोली बन गई। यद्यपि भारतेंद्र युग में गद्य की भाषा तो खड़ी बोली हो गई थी, लेकिन जो पद्य की भाषा है वो पूरी तरह से खड़ी बोली नहीं हो पाई थी। द्विवेदी युग में गद्य और पद्य दोनों की भाषा खड़ी बोली बनने लगी थी, और द्विवेदी युग का स्वरूप, द्विवेदी युग की कथ्य, द्विवेदी युग के का स्वरूप, तमाम सारी प्रवृत्तियां बदलने लगी थी। इन्हीं बदलती हुई प्रवृत्तियों को अगर देखा जाए या दृष्टि में रख करके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी काव्य की नई धारा कहा, या विद्वानों ने इस काल को जागरण सुधार काल कहा। यहां एक बात आपको और मैं स्मरण दिला दूं कि नव जागरण, ऐसा माना जाता है कि भारत में नव जागरण 4 बार आया। गौतम बुद्ध के समय भक्ति काल में धार्मिक पुनर्जागरण आया, भारतेंद्र युग में नव जागरण आया, और द्विवेदी युग में भी एक जागरण की बात की, जिसे जागरण का सुधार काल कहा गया। ऐसा माना गया कि यही जागरण का सबसे बड़ा काल था, क्योंकि इस समय तक साहित्य में, समाज में बदलाव तेजी से हो रहे थे। स्वाधीनता आंदोलन चरम पर था, किसान आंदोलन चरम पर था, नारी जागरण का स्वर भी इस युग में तेजी से बढ़ रहा था। जैसा मैंने आपसे कहा कि नारी के प्रति सम्मान, नारी की भूमिका की चर्चा इस युग में होने लगी थी, और इसका कहीं न कहीं प्रभाव पाश्चात्य में हुए जो औद्योगिक क्रांति थे, या जिसे हम नवजागरण या पुनर्जागरण करते हैं, उसका प्रभाव था। और इस काल के जो निर्माण में, या निर्माणकर्ता, या इस काल के प्रवर्तक के रूप में अगर किसी का नाम लिया जाए तो महाविशाल द्विवेदी का नाम लिया जाता है। महाविशाल द्विवेदी का नाम इसलिए लिया जाता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी इस युग के निर्माता तो बने ही, सरस्वती पत्रिका का संपादन उन्होंने 1930 में संभाल लिया। ऐसा माना जाता है कि सरस्वती पत्रिका मात्र पत्रिका ही नहीं थी, एक पाठशाला की तरह काम कर रही थी। द्विवेदी जी अपने युग के, चाहे वो कथाकार हो, चाहे वो कवि हो, सबको प्रोत्साहित करते थे, सबको खड़ी बोली में लिखने के लिए पत्र लिखते थे, उनसे मिलते थे, उनसे आग्रह करते थे। यही नहीं, द्विवेदी जी उन कवियों से मिल करके किस विषय पर कविता करनी है, इस पर भी चर्चा करते थे, जिस पर आगे हम आपसे बात भी करेंगे। तो अगर देखा जाए तो ये युग द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है।
द्विवेदी जी ने भाषा, भाव और विषय तीनों दृष्टियों से इस काल को अविस्मरणीय बना दिया। यद्यपि एक बात यहां और आपको मैं इंगित करना चाहता हूं कि द्विवेदी जी बहुत बड़े कवि नहीं थे। उनको पता था कि वो कविताएं, उनकी कविताएं सामान्य तुकबंदी मात्र हैं, वो बहुत अच्छी कविता नहीं कर पाते, वे बहुत अच्छे गद्यकार भी नहीं थे। इसके बावजूद भी वो उस युग के कवियों को शिक्षित करते थे, बताते थे, भाषा और शैली का ज्ञान देते थे, तथ्य का ज्ञान देते थे। और उनका मानना था कि पिष्ट पेषण की प्रवृत्ति को समाप्त कर देना चाहिए। ऐसे विषयों का चुनाव करना चाहिए जिनसे एक नई भावधारा, एक नई विचार, एक नया प्रकाश समाज को और राष्ट्र को मिले। उन्होंने अपने युग के कवियों को प्रोत्साहित तो किया ही, परिमार्जित भी किया। ज्यादा का उदाहरण न देकर दो उदाहरण हम आपको देना चाहते हैं कि ऐसा माना जाता है कि उनके दो प्रिय शिष्य थे। मैथिली शरण गुप्त यानी काव्य के क्षेत्र में उस युग के सबसे बड़े कवि को द्विवेदी जी प्रोत्साहित करते थे, और दूसरी तरफ कथा साहित्य में प्रेमचंद। तो द्विवेदी जी, आप कल्पना कीजिए कि द्विवेदी जी मैथिली शरण गुप्त और प्रेमचंद जैसे रचनाकारों को अपने संपर्क का या सरस्वती पत्रिका का जो लाभ था वो दे रहे थे। मैथिली शरण गुप्त भी पहले ब्रज भाषा में लिखते थे, प्रेमचंद पहले उर्दू में लिखते थे, लेकिन सरस्वती पत्रिका के संपर्क में आने पर, या यूं कह लीजिए द्विवेदी जी के संपर्क में आने पर, गुप्त जी खड़ी बोली में कविता लिखने लगे। तो ये जो पृष्ठभूमि है, ये द्विवेदी युग की पृष्ठभूमि, जिस पर हम थोड़ी सी चर्चा करें। अब एक और बड़ी बात है, और वो बात है कि द्विवेदी युग की काव्य धारा क्या है, द्विवेदी युग में किस प्रकार की कविताएं लिखी गई, इसका संक्षेप में मैं आपसे विचार कर लूंगा या अपनी बात रखूंगा। देखिए, जब हमने आपसे बात की तो भारतीय युग से द्विवेदी युग, यानी दोनों, जब एक युग समाप्त होता है तो बहुत सारे बीज बो कर जाता है जो दूसरे युग में पेड़ का काम करता है। यानी कोई भी चीजें परंपरा से ही आती है, जैसा कि इलियट ने भी कहा, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, परंपरा और व्यक्तिगत प्रज्ञा। अगर परंपरा को हम नहीं लेते हैं तो हम किस चीज को आगे बढ़ाएंगे। परंपरा को भी लेना चाहिए, लेकिन उसमें अपने विवेक के आधार पर भी कार्य किया जाना चाहिए। अब देखिए, भारतीय युगीन जो कविताएं हैं, उनके मूल तत्व क्या थे। भारतीय युग में श्रृंगार पर कविताएं लिखी जा रही थी, नायिका भेद पर कविताएं लिखी जा रही थी, राजाओं की प्रशस्ति पर कविताएं लिखी जा रही थी, राजाओं को प्रसन्न करने के लिए कविताएं लिखी जा रही थी, सामंतों को प्रसन्न करने के लिए कविताएं लिखी जा रही थी। तो एक तरह से देखा जाए तो रीत काल की परंपरा को लेकर के भारतीय युग में आए, और भारतीय जी ने भी लगभग इन चीजों को तो छोड़ दिया, लेकिन श्रृंगार को नहीं छोड़ा। रीत काल में जो ये सारी चीजें थी, सामंतवादी व्यवस्था या नायिका भेद या राजसी व्यवस्था, इन चीजों को भारतीय जी ने तो छोड़ दिया, लेकिन श्रृंगार को नहीं छोड़ा। श्रृंगार परक कविताएं भारतीय युग में भी लिखी जाती थी। इसके अलावा भक्ति परक कविताएं खूब लिखी गई, भगवत भक्ति पर खूब कविताएं लिखी गई भारतीय युग में, जो भक्ति काल और रीत काल का भी प्रभाव जिस पर दिखाई देता है। इसके बाद धीरे धीरे देशभक्ति की कविताएं लिखी गई। अब देशभक्ति की कविताएं या राजभक्ति की कविताएं, ये कहीं न कहीं अंग्रेजों के प्रभाव से, जैसा मैंने कहा कि विक्टोरिया 1858 के घोषणा पत्र को पढ़ने के बाद भारतीय जी ने स्वयं विक्टोरिया की प्रशंसा की, या उस युग के तमाम कवियों ने मुक्त कंठ से विक्टोरिया की प्रशंसा की, उन्होंने देवी मान लिया, उन्हें अवतारी मान लिया। इसके अलावा भारतीय युग में समस्या पूर्तियों पर खूब कविताएं हुई। इसके अतिरिक्त ब्रज भाषा में ही कविताएं होती रही, और मैंने कहा कि भक्ति काल और रीत काल की पिष्ट पेषण की जो परंपरा है वो भारतीय काल में भी दिखाई देती है। ये जो तत्व, मूल तत्व अगर जो देखिए तो भारतीय युग में दिखाई देते हैं। लेकिन जब द्विवेदी युग आता है तो द्विवेदी युग में सबसे पहला जो विरोध है द्विवेदी जी ने किया वो था ब्रज भाषा पर।
उन्होंने क्षोभ व्यक्त किया, पिष्ट पेषण और ब्रज भाषा पर क्षोभ व्यक्त किया कि अभी भी वही सब चला रहा है, जबकि ब्रज भाषा में आधुनिक समस्याओं का, स्वाधीनता संग्राम से संबंधित समस्याओं का या नवीन संभावनाओं की जो अभिव्यक्ति है वो ब्रज भाषा में संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में उन्होंने ब्रज भाषा के बहिष्कार का एक तरह से कह लीजिए कार्य किया और ब्रज भाषा को कवियों को पत्र लिखा, कवियों के पास स्वयं गए और ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली में कविता लिखने का उन्होंने आग्रह किया, निवेदन किया, सलाह दी। इसके अलावा नायिका भेद को पूरी तरह से इस युग में त्याग दिया गया। ये युग पूरी तरह से आदर्श और नीति परक काव्य के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें देश प्रेम, राष्ट्रीयता सर्वोपरि। इसके अलावा विविध विषयों का चयन किया गया इस युग में, छोटे छोटे विषयों को लेकर कविताएं लिखी गई, गद्य और पद्य की भाषा को एक किया गया। इसके अलावा हल्दी घाटी, भारत भारती, साकेत जैसी रचनाओं के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना और सांस्कृतिक चेतना परक कविताओं का सृजन प्रारंभ हुआ। अतीत का गौरवगान, भारत भारती, जैसे मैंने आपसे कहा, भारत भारती अगर देखा जाए तो अतीत का गौरवगान है। अतीत के गौरवगान, वर्तमान की बात, भविष्य में क्या होने वाला है इसकी बात इस युग के कवियों ने किया या उसमें अहम भूमिका द्विवेदी जी निभाई। इसके अलावा भाषा की शुद्धि, द्विवेदी जी भाषा को सरल रखना चाहते थे, अक्लिष्ट हो भाषा, सुबोध हो लेकिन शुद्ध हो, वर्तनी में एक रूपता हो। तो अगर इस दृश्य अगर हम दोनों तथ्यों को मिला लें और फिर अगर हम आपसे कहें कि इस भारतीय युगीन कविता और द्विवेदी युगीन कविता में अंतर क्या है, तो तीन अंतर मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। पहला, श्रृंगारिकता से राष्ट्रीयता की ओर स्थापित होती हुई कविता। भारतीय युग की श्रृंगारिकता द्विवेदी युग में राष्ट्रीयता में स्थापित हो जाती है। यद्यपि भारतीय युग में भी राष्ट्रीयता का जो स्रोत है, जो अंकुर है, जो बीज है, वो बोए जा चुके थे, लेकिन पूरी तरह से द्विवेदी युग में दिखाई देती है। इसके अलावा जड़ता से प्रगति की तरफ, जो जड़ हो चुका था, स्थिर हो चुका था, समाज, व्यक्ति, धर्म, मानव मूल्य, ये सब जड़ता समाप्त इस युग में हुई और प्रगति की तरफ, विकास की तरफ, नए उन्मेष की तरफ इस युग के कवि बढ़ते हैं। इसके अलावा रूढ़ता, यानी कि जो परंपरा चली आ रही है, भक्तिकाल, रीतिकाल, फिर भारतीय युग, यानी जो परंपरा चली आ रही है वही नायिका भेद, वही बारहमासा, वही श्रृंगार वर्णन, वही भक्ति, वही भक्त के स्वरूप, इनसे इस युग के कवियों ने अपने आप को मुक्त किया और स्वच्छंदतावाद को अपने साहित्य में प्रतिष्ठित किया, जो द्विवेदी युग के बाद छायावाद के रूप में पूरी तरह से दिखाई देती है, जिसकी चर्चा आगे। तो मूल अंतर जो है वो तीन इस युग में दिखाई देते हैं। अब देखिए, जब जिस समय द्विवेदी युग की कविताएं लिखी जा रही थी, यानी 1900 से जब कविताओं का प्रारंभ होता है, 1903 से मान लीजिए सरस्वती पत्रिका के संपादन से, तो इस समय तक अंग्रेजों का, ब्रिटिश शासन का जो दमनकारी नीतियां थी वो सबसे क्रूरतम ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी। शासन बिल्कुल जनता की एक नहीं सुन रहा था, अपने मन का काम कर रहा था, घोषणा पत्र पूरी तरह से विफल हो चुका था और दमन की नीति अपनाई जा रही थी। जो अंग्रेजों की बात नहीं मानते थे उनको समाप्त कर दिया जाना था। ऐसी स्थिति में स्वतंत्रता को लेकर, स्वाधीनता को लेकर जन विरोधी काले कानूनों को लेकर के जनता में रोष आया, आक्रोश आया, विद्रोह आया, क्योंकि इन जन विरोधी काले कानूनों से जनता पिस रही थी। असंतोष, क्षोभ
इस समय तक भारतीयों में भी चरम पर पहुंच चुका था। कारण था कच्चा माल इंग्लैंड जा रहा है, तैयार माल इंग्लैंड से भारत आ रहा है, दुगने तिगुने दाम पर यहां बेचा जा रहा है। ऐसी स्थिति में महंगाई चरम पर है, भ्रष्टाचार ऐसे बढ़ रहा है। भारत में उद्योग धंधों पर अंग्रेजों का कोई ध्यान नहीं था। तो इस दृश्य से देखा जाए तो जनता पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने लगी थी। अब इसे सौभाग्य कहिए, भारत का सौभाग्य कहिए, हमारा सौभाग्य कहिए कि इसी समय गोपाल कृष्ण गोखले और तिलक जैसे या नौराजी जैसे या गांधी जैसे विवेकानंद जैसे तमाम मनीषियों का जन्म हुआ और गोपाल कृष्ण गोखले और तिलक ने स्वराज और स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार का नारा लगाया। और इन दोनों नारों की धूम मच गई। इन दोनों नारों से प्रभावित इस युग के कवियों ने भी देश की दुर्दशा का वर्णन अपने कृतियों के माध्यम से करना प्रारंभ कर दिया। जनता स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आंदोलित होने लगी। कवियों ने जनता को आत्मोत्सर्ग और बलिदान के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने लगे और धीरे धीरे साहित्य जनता को परतंत्र आईना दिखाना प्रारंभ कर दिया। इस समय तक द्विवेदी जी का वर्चस्व बड़े फलक पर सामने आ चुका था और उनके साथ काम करने वाले दो तरह के कवि इस समय दिखाई देने लगे थे। एक जो उनकी ही बात पर या उनकी ही विचारधारा पर काम करते थे, उनके ही बनाए हुए काव्य के तत्वों के आधार पर काम करते थे, जिनमें मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त का नाम लिया जा सकता है। दूसरी तरफ और भी लोग थे, जिसमें श्रीधर पाठक का नाम लिया जा सकता है, स्नेही जी का नाम लिया जा सकता है, राम नरेश त्रिपाठी का नाम लिया जा सकता है, जो थोड़ा स्वच्छंदतावाद को भी वरीयता दे रहे थे और द्विवेदी जी के आधार पर भी कविता लिख रहे थे। इस युग के अगर प्रमुख कवियों में देखा जाए तो मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध, सियाराम शरण गुप्त, नाथूराम शर्मा शंकर, श्रीधर पाठक, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, रामचरित उपाध्याय, राम नरेश त्रिपाठी, रूप नारायण पांडे जैसे कवियों को आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर संभव तो नहीं है कि सारे कवियों पर चर्चा किया जाए, लेकिन कुछ कवियों पर उनके बारे में, उनकी कृतियों के बारे में थोड़ा आपको बता देते हैं। जैसे सबसे इस युग के सबसे लोकप्रिय कवि थे मैथिली शरण गुप्त। गुप्त जी पहले, मैंने आपसे कहा कि पहले ब्रज में कविताएं लिखते थे, लेकिन सरस्वती के संपर्क में, द्विवेदी जी के संपर्क में आने के बाद उन्होंने खड़ी बोली में कविता लिखना प्रारंभ कर दिया। गुप्त जी की पहली रचना है रंग में भंग, जो 1909 में प्रकाशित हुई। इसके अलावा सबसे ज्यादा ख्याति जिन रचनाओं को मिली, उनमें दो रचनाएं गुप्त जी की हैं, भारत भारती और साकेत। गुप्त जी मातृभूमि को मात्र एक भूमिखंड ही नहीं मानते थे, बल्कि संपूर्ण समर्पण की भावना से उसको देखते थे। यद्यपि गुप्त जी वैष्णव भक्त थे, राम भक्त थे, लेकिन उनकी रचनाओं में, हाँ, एक बात जो सबसे बड़ी है कि गुप्त जी की रचनाओं में या द्विवेदी जी के संपर्क में आने के कारण इसके अतिरिक्त जो नई सोच है, नई भाव भंगिमा है, नया भारत है, या गांधी जी का प्रभाव गुप्त जी पर बहुत रहा, जिसके कारण वो राम वैष्णव भक्त यानी कि विष्णु के उनके आराध्य जो थे विष्णु थे, और वो जिसको कहते हैं खांटी वैष्णव भक्त थे। इसके बावजूद भी वो साकेत में लिखते हैं, राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या। आगे लिखते, तो मैं निरीश्वर ईश्वर क्षमा करें। यानी आप देखिए, गुप्त जी राम के जिस राज्य की परिकल्पना कर रहे हैं, ये गांधी का प्रभाव है, जिस राम की परिकल्पना कर रहे हैं वो राम ऐसा है जो भारत को स्वतंत्रता दिलाने की बात कर रहा है। तो गुप्त जी
एक तरफ वैष्णव भक्त भी है और दूसरी तरफ वो ये मानते हैं कि अगर भगवान राम ईश्वर हैं और यानी कि अलौकिक उनके सौंदर्य से इस समय कुछ होने वाला नहीं है, तो भगवान राम के लौकिक रूप का भी वो वर्णन करते हैं या उसके पक्षधर हो जाते हैं। इस दृश्य से देखा जाए तो साकेत जो है उनकी मतलब रामचरितमानस के बाद साकेत सबसे ज्यादा लोकप्रिय रचना रही है। इसके बाद अगर देखा जाए तो लगभग सारी रचनाएं बुद्ध जी की राष्ट्रीयता से ओतप्रोत है। महत्वपूर्ण कृतियों में भारत भारती, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, द्वापर, विष्णुप्रिया आदि को लिया जा सकता है। दूसरे कवि के रूप में अगर देखें तो नाथूराम शर्मा को ले सकते हैं। अब नाथूराम शर्मा जी देखिए बचपन से 13 वर्ष की उम्र में ही काव्य सृजन प्रारंभ कर दिया और आर्य समाज, ब्रह्म समाज या तत्कालीन राष्ट्रीय आंदोलनों का प्रभाव उन पर बेहद था। देश प्रेम, स्वदेशी प्रयोग, समाज सुधार, हिंदी अनुराग या विधवाओं और अछूतों के जो दारुण दुखों का उन्होंने अपनी कविताओं में खूब वर्णन किया। सामाजिक कुरीतियों का, आडंबरों का, अंधविश्वासों का उन्होंने विरोध किया और उन पर तीखे व्यंग भी किए। शंकर सरोज और शंकर सरवस उनकी महत्वपूर्ण कृति में मानी जाती है। तीसरे कवि के रूप में अगर देखा जाए तो श्रीधर पाठक का नाम लिया जाता है। श्रीधर पाठक जी ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों में कविता करते थे। स्वच्छंदवादी विचारधारा के कवि थे। द्विवेदी जी की सारी बातों को नहीं स्वीकार करते थे, लेकिन बहुत हद तक देश प्रेम को लेकर के प्रतिबद्ध थे। यह भी कहा जाता है कि खड़ी बोली के प्रथम, क्योंकि श्रीधर पाठक भारतेंदु युग के भी कवि हैं, तो श्रीधर पाठक खड़ी बोली के पहले समर्थक कवि माने जाते हैं, जिन्होंने कहा कि खड़ी बोली में कविता होनी चाहिए। देश प्रेम, समाज सुधार, राष्ट्रीयता या देश का गौरव इनकी कृतियों में भरा पड़ा है। काश्मीर सुषमा, देहरादून, भारत गीत इनकी प्रमुख कृतियां हैं। मातृभाषा उन्नयन की कामना भारतेंदु जी की तरह श्रीधर पाठक भी करते हैं और वो लिखते हैं कि निज भाषा बोलहु लिखूं, पढ़हु गुनहु सब लोग, करहु सकल विषयन विषय, निज भाषा उपयोग करहु सकल विषयन विषय, निज भाषा उपयोग। अर्थात भाषा में ही सब कुछ है और भाषा पर ही सबको गर्व होना चाहिए। इसके बाद अगर किसी कवि का नाम लिया जा सकता है तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का नाम। द्विवेदी युग के सबसे प्रख्यात कवि, आलोचक, इतिहासकार हरिऔध जी थे। प्रारंभ इन्होंने सरकारी नौकरी से किया, लेकिन धीरे धीरे साहित्य के प्रति इनका रुझान बढ़ता गया। साहित्य सृजन के प्रति लगाव को देख करके इन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और स्वच्छंद होकर के साहित्य सृजन प्रारंभ किया। प्रियप्रवास, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, वैदेही वनवास इनके प्रमुख काव्य हैं। और सौभाग्य कह लीजिए हमारा, या बड़ी बात ये कह लीजिए कि प्रियप्रवास खड़ी बोली में लिखा गया हरिऔध जी का पहला महाकाव्य बना। इसके बाद राय देवी प्रसाद पूर्ण को ले लीजिए। ब्रज और खड़ी बोली में आप भी कविताएं लिखते थे, श्रृंगार परक कविताएं भी लिखते थे, लेकिन देश परक कविताएं भी, भक्ति भावना या समाज संदर्भ को, स्वाधीनता को लेकर भी आप कविताएं लिखते थे। मृत्युंजय, राम रावण, विरोध, बसंत वियोग जैसी तमाम कृतियों का आपने सृजन किया है। इसके बाद आते हैं रामनरेश त्रिपाठी। रामनरेश त्रिपाठी भी कविता के क्षेत्र में या साहित्य को, रामनरेश त्रिपाठी ने बहुत योगदान दिया और बचपन से ही कविता से लगाव था। सरस्वती पत्रिका के संपर्क में या सरस्वती के प्रभाव में आने से इन्होंने भी खड़ी बोली में कविता लिखना प्रारंभ किया। इससे पहले ब्रज में भी लिखते थे। मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न और कविता कौमुदी। कविता कौमुदी आप लोग नाम भी सुने होंगे, 8 भागों में है और बहुत चर्चित उनकी कृति है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। रामनरेश त्रिपाठी भी देश प्रेम की रचनाएं खूब लिखे। तो अब सारे कवियों का जिक्र तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ये प्रमुख कवि हैं। इसके अलावा सियाराम शरण गुप्त हैं। इस तरह से बहुत सारे कवि हैं जो इस युग में लिखते हैं। एक बात यहाँ और कवियों का परिचय देते समय आपको
बता देना उपयुक्त होगा कि देखिए द्विवेदी युग बहुत छोटा सा युग है और ऐसा नहीं कि इस युग के कवि इसी युग में कविता लिखते रहे। बहुत सारे कवि भारतेंद्र युग से द्विवेदी युग में आए और बहुत सारे कवि द्विवेदी युग से आधुनिक कविता तक लिखे, जिनमें रामनरेश त्रिपाठी को भी आप ले सकते हैं, जिनमें मैथिली शरण गुप्त को भी आप ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मैथिली शरण गुप्त का साकेत 1936 में प्रकाशित हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा माना जाता है कि साकेत का अधिकांश भाग, उसकी एक अपनी कथा है कि साकेत शुरू में उर्मिला पर लिखा गया, उर्मिला के बाद फिर साकेत उसका नाम पड़ा। तो साकेत बहुत लंबे समय तक लिखने के बाद और बहुत सारा अंश उसका द्विवेदी युग में लिखा जा चुका था। तो यहाँ एक बात ये संदर्भ में आपको बता दें, ये आपको हर जगह आपको थोड़ा मदद करेगा कि किसी भी कवि का निर्धारण उसके काल के समय के आधार पर नहीं किया जा सकता। यानी कि 1900 से 1920 में अगर द्विवेदी युग है तो जो कवि है फिर वो कवि नहीं, ऐसा नहीं होता। कवि की प्रवृत्तियों के आधार पर युग का निर्माण होता है या युग की विशेषताओं के आधार पर उसका निर्माण होता है कि ये किस युग का कवि है। इसी तरह मैथिली शरण गुप्त चाहे आधुनिक काल तक लिखते रहे, लेकिन वो द्विवेदी युग के ही सबसे सशक्त कवि माने जाते हैं, सबसे लोक चर्चित कवि। तो ये संक्षेप में अगर आप देखें तो ये द्विवेदी युग के कविता की बात या द्विवेदी युग के कवियों की बात करें। अब किसी काल की जो कविताएं लिखी गई, जो साहित्य लिखा गया, उस साहित्य में क्या ऐसा लिखा गया, किन चीजों की प्रमुखता रही, ये सोचना और ये समझना बहुत जरूरी होता है। देखिए कोई भी साहित्य लिखा जाता है तो उसकी कुछ प्रवृत्तियां होती है, उसकी कुछ विशेषताएं होती है, वो कुछ उसके कुछ मानक होते हैं और उन्हीं मानक के आधार पर वो साहित्य का सृजन करता है। अर्थात कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो उसकी लगभग हर विषय वस्तु में निहित होते हैं। द्विवेदी युग के साहित्यकारों में या साहित्य में, कविताओं में, या यूं कह लीजिए द्विवेदी युग के संपूर्ण साहित्य में, चाहे वो कविता हो और काव्य का क्षेत्र हो, चाहे वो गद्य का क्षेत्र हो, दोनों क्षेत्रों में द्विवेदी युग की कविताओं में एक जो सबसे बड़ी विशेषता है वो है राष्ट्रीयता। इसके अलावा ऐसा नहीं कि कविता में राष्ट्रीयता है तो गद्य में राष्ट्रीयता नहीं होगी। अभी कविता की बात हम कर रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा और विस्तार से पढ़ना चाहेंगे, आप प्रेमचंद को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे राष्ट्रीय चेतना उसमें आपको दिखेगी, स्वाधीनता संग्राम दिखेगा, नारी जागरण दिखेगा, दलित विमर्श दिखेगा, सारी चीजें आपको दिखेंगी। तो द्विवेदी युग की जो पहली विशेषता जिसे हम कह सकते हैं, और वो विशेषता है राष्ट्रीयता की। द्विवेदी युग की कविता का केंद्रीय भाव ही राष्ट्रीयता था। इस युग में सत्ता का खुलकर विरोध हो रहा था, सभी धर्मों के मूल की समानता पर बल दिया जा रहा था। यानी कि हिंदू मुस्लिम को अलग करके जो राजनीति ब्रिटिश शासन करना चाहता था या शासक करना चाहता था, उस पर इस युग के कवियों ने तीखे बाण चलाए और लोगों को नसीहत दी कि धर्मों का मूल एक ही होता है, हर धर्म मानवतावादी होता है, राष्ट्रवादी होता है। सांस्कृतिक जागरण के लिए इस युग में पौराणिक और ऐतिहासिक प्रसंगों के आधार पर काव्य सृजन हो रहा था। देखिए मैंने पहले भी कहा कि अगर पाश्चात्य आलोचकों को भी देखें तो उनका भी ये मानना है, मैंने एलियट को कोट किया था भी, कि ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, यानी अगर परंपरा और व्यक्तिक प्रज्ञा, अगर आप अपनी संस्कृत से, अपनी पौराणिक कथाओं से, अपनी ऐतिहासिकता से अगर प्रसंगों को नहीं ले रहे हैं, अगर आप उनका तिरस्कार कर रहे हैं, अगर आप उनको त्याज कर रहे हैं, तो एक अच्छे समाज का निर्माण आगे संभव नहीं होता। लेकिन इंडिविजुअल टैलेंट का मतलब होता है कि व्यक्तिक प्रज्ञा, अर्थात कवि उस समय की जरूरत क्या है। द्विवेदी युग की जरूरत क्या थी? राष्ट्रीयता की जरूरत, नारी जागरण की जरूरत, कृषक समाज की जरूरत, या दलित को एक सम्मान की जिंदगी देने की जरूरत। ऐसी जरूरतों पर इस युग के कवियों ने भी काम किया। तो सभी कवियों का एक ही मूल मंत्र था, एक हृदय ही भारत जननी, अर्थात भारत जननी की एक ही हृदय है। इसलिए इस युग के कवियों ने चेतना पर, सामाजिक चेतना पर, राजनीतिक चेतना पर, जातिगत चेतना पर, धर्मगत चेतना पर बल दिया और स्वदेशी, स्वभाषा, स्वजाति के गौरवगान किया और सामंतवादी व्यवस्था पर प्रहार किया। पराधीनता को इस युग के कवियों ने सबसे बड़ा अभिशाप बताया, अर्थात गुलामी से बड़ा
अभिशाप, दंश, दर्द कुछ नहीं हो सकता। और अगर आपको स्वतंत्रता चाहिए तो फिर आपको क्रांति का रास्ता, आंदोलन का रास्ता अपनाना ही होगा। आपको आत्मोत्सर्ग करना ही होगा। इस युग के कवियों ने जनता को आत्मोत्सर्ग की तरफ प्रेरित किया। नाथूराम शर्मा लिखते हैं, देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। अर्थात हे देशभक्त वीरों, अगर आप मरने से डर रहे हैं तो देश कभी स्वतंत्र नहीं होगा। प्राणों के बलिदान अगर आप करेंगे तभी आने वाली पीढ़ी स्वतंत्रता प्राप्त कर पाएगी। शायद भगत सिंह की आज उनके आज ही के दिन उनको फांसी दी गई थी, आज उनको स्मरण भी किया जा सकता है और ये पंक्तियां उनको समर्पित भी की जा सकती है। गुप्त जी भी अपनी वाणी में हुंकार भरते हुए लिखते हैं कि धरती हिलकर नींद भगा दे, वज्रनाद से व्योम जगा दे, दैव और कुछ आग लगा दे। अर्थात ऐसी हुंकार कि धरती हिल जाए। गुप्त जी वर्तमान भारत की दशा पर भी क्षोभ व्यक्त कर रहे हैं। मैंने कहा था भारत भारती उनका अविस्मरणीय अद्भुत काव्य है। और अभी मैंने इलियट को कोट किया था और उसी के आधार पर मैं देखिए गुप्त जी की इसको कोट कर रहा हूं कि हम कौन थे, क्या हो गए हैं, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। जरूरत है भारत विश्व गुरु था तो क्यों था उसको समझने की। तो अगर देखा जाए तो द्विवेदी युगीन कविता की जो राष्ट्रीयता है वो साम्राज्यवादी शोषण के हर कुचक्र का पर्दाफाश करती नजर आती है। इसलिए राष्ट्रीयता की भावना में युद्ध का आक्रोश भी बढ़ जाता है। और गुप्त जी कहते हैं, अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना था। अधिकार खोकर बैठे रहना, इससे बड़ा दुष्कर्म जीवन में और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। इस युग के कवियों में परतंत्रता को लेकर या परतंत्रता के बंधनों को काटने को लेकर एक अद्भुत जोश दिखाई देता है। और वो अपने हर कृत्य के माध्यम से, हर रचना के माध्यम से भारतवासियों को का आह्वान करते हैं कि इस परतंत्रता की वेणी को, इस परतंत्रता रूपी बंधन को काटो। जब तक ये कटेगा नहीं, देश आजाद नहीं होगा। अर्थात गुलामी का जीवन सबसे निष्क्रिय जीवन है। और अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि भी दी गई। भारत भारती इस दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण कृति है। चाहे रामनरेश त्रिपाठी को ले लीजिए, चाहे शंकर जी को ले लीजिए, चाहे सियाराम शरण गुप्त को ले लीजिए, इस तरह की तमाम ऐसी रचनाएं या तमाम इन कवियों ने तमाम ऐसी रचनाएं की लिखी जिनमें परतंत्रता से मुक्ति का आह्वान किया गया है। गुप्त जी ने भारत के जो 4 वर्ण माने गए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इन चारों वर्णों का आह्वान किया। इन चारों वर्णों को एक उपदेशात्मक दिशा दी और कहा कि ये वक्त नहीं है वर्ण व्यवस्था को संभालने का, सभी एक होकर के देश की आजादी में अपना योगदान दे। जो जिस लायक योगदान दे सकता है, जितनी आहुति दे सकता है, वो आगे बढ़ करके दे। भारतवर्ष की श्रेष्ठता को रेखांकित करते हुए गुप्त जी लिखते हैं कि भूलोक का गौरव, प्रकृति का पूर्ण लीला स्थल का, फैला मनोहर गिर हिमालय और गंगा जल जहां, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। भूलोक का गौरव है, संपूर्ण धरा का गौरव है भारत। इसकी श्रेष्ठता को समझो,
और आज वो परतंत्र है, उसे स्वतंत्रता दिलाओ। जहां हिमालय है, जहां गंगा जल है, भारत का उत्कर्ष दुनिया के हर देशों के उत्कर्ष से बड़ा है। ये ऋषि भूमि है। तो उन्होंने भारतीयों को जागृत करने के लिए ऐसी कविताओं का सृजन किया। इसके अलावा देश की हीन दशा, धैर्य, गांधीर्य, शौर्य, कला कौशल का जो अभाव हो गया था, यानी कहीं न कहीं देश में हीन भावना या हीन दशा आ गई थी, धैर्य खो रहे थे, गंभीरता खत्म हो रही थी, उनका आह्वान करते हुए ठाकुर गोपाल शरण सिंह लिखते हैं, वह धरती कहाँ है, गंभीरता कहाँ है, वह वीरता हमारी है, वह कहाँ बढ़ाई, क्या हो गई कलाएं, कौशल सभी हमारे, किसने शताब्दियों के लिए छीन सब कमाई। अर्थात इससे आगे बढ़ने का समय आ गया। इसके अलावा आलस, फूट, खुदगर्जी, मिथ्या, कुलीनता जैसे सामाजिक अभिशाप भारत के युवाओं में, भारतीय जनता में भर गए थे, जो भारत को आजादी दिलाने में असमर्थ बना रहे थे। इस युग के कवियों ने आलस, फूट, खुदगर्जी, मिथ्या से मुक्ति दिलाने के लिए कविताएं लिखी, आह्वान किया। राय देवी प्रसाद पूर्ण की पंक्तियां हैं जो इनके निराकरण की कामना करते हुए लिखते हैं कि भरत खंड का हाल जरा देखो है कैसा, आलस का जंजाल जरा देखो है कैसा, जरा फूट की दशा खोलकर आंखें देखो, खुदगर्जी का नशा खोलकर आंखें देखो। क्या स्थिति देश की हो गई है। देश को इससे आगे बढ़ना होगा। भारतवासियों को शक्ति सामर्थ्य का आभास कराते गुप्त जी लिखते हैं, भूलो न ऋषि संतान हो, अब भी तुम्हें यदि ध्यान हो, तो विश्व को फिर भी तुम्हारी शक्ति का कुछ ज्ञान हो। राष्ट्रीयता के अतिरिक्त इस युग की बड़ी विशेषता थी नारी भावना। राष्ट्रीय नवजागरण का जो महत्वपूर्ण प्रश्नों में एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न था नारी की स्थिति। इस युग के कवियों ने नारी सुधार आंदोलन, जो 19वीं सदी में ब्रह्म समाज, आर्य समाज की स्थापना से प्रारंभ हुआ था, या जो स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद के प्रयास से प्रारंभ हुआ था, उसको आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। यद्यपि रीति काल में नारी भोग्या बन गई थी, किंतु भारतीय युग में और खासतौर से द्विवेदी युग में राष्ट्रीय नवजागरण के दौरान इसका तीव्र विरोध हुआ। द्विवेदी युग कह लीजिए नारी जागरण का युग था और गुप्त जी इसके प्रवर्तक थे। गुप्त जी ने पहले नारी की स्थिति का अंकन करते हुए लिखा कि अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। लेकिन यहां पर नारी की दशा को देखकर उनको दर्द हो रहा है। लेकिन गुप्त जी फिर आगे लिखते हैं, एक नहीं दो दो मात्राएं नर से भारी नारी। अर्थात नारी आज देश में आधी आबादी की जो चर्चा आज हम कर रहे हैं, अर्थात बिना नारी के सहयोग के, बिना नारी के स्वाधीनता संग्राम में कूदे, बिना नारी के योगदान से देश कभी आजाद नहीं होगा। और उसका उतना ही योगदान है जितना किसी भी पुरुष का है। गुप्त जी के काव्य में नारी पात्र जितने भी हैं, जैसे उर्मिला, कैकेयी, यशोधरा, विष्णुप्रिया, हिडंबा, ये सब त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ति के रूप में आए हैं। बड़ी बात आप देखिए। और यहां एक बात और बता दें कि नारी की दशा को देखते हुए, नारी की स्थिति को देखते हुए, और खासतौर रामचरितमानस में उर्मिला जैसी त्याग मूर्ति नारी का जिक्र न आने के कारण कविंद्र रविंद्र ने एक निबंध लिखा था, काव्येर उपेक्षिता, यानी उर्मिला का जिक्र उसमें हुआ। फिर उसी निबंध पर एक लेख द्विवेदी जी ने लिखा, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। और द्विवेदी जी ने गुप्त जी को प्रेरित किया कि उर्मिला, विष्णुप्रिया, यशोधरा जैसी नारियों पर साहित्य लिखा जाना चाहिए। इसीलिए गुप्त जी ने उर्मिला संताप नाम से एक काव्य लिखा, जिसे बाद में उन्होंने भगवान राम को दौड़ पात्र न बनाने के कारण उसका नाम साकेत रखा। उर्मिला स्वाभिमानी, जागृता, शक्ति स्वरूपा और वीरांगना, इन रूपों में उसमें दिखाई गई है। दूसरी चीज, कैकेयी की धारणा को भी, कैकेयी ऐसा माना जाता है, कैकेयी जो है
सौतेली माँ के कारण राम को वनवास देते, नहीं, गुप्त जी ने एक नवीन धारणा इसमें दी। कभी गुप्त जी के कैकेयी को आप पढ़ करके देखेंगे, एक नवीन धारणा उन्होंने प्रस्तुत की। कैकेयी अपने पुत्र राम जब उनको राज्य दिया जा रहा था तो उसने चिंतन किया और उसने सोचा कि अगर राम राज्य हो जाएंगे तो उनकी यश वृद्धि समाप्त हो जाएगी। रावण का वध कौन करेगा, जंगल का उद्धार कौन करेगा, ऋषि मुनियों का उद्धार कौन करेगा। इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर राम के यश के लिए किसी भी पाप को करने के लिए वो उद्धत हो जाती है, तैयार हो जाती है। और साकेत में गुप्त जी लिखते हैं उर्मिला के संदर्भ में कि थूके मुझ पर त्रैलोक भले ही थूके, जो कोई कह सके कहे क्यों चूके, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में थी एक अभागे रानी। यानी कैकेयी को फर्क नहीं पड़ता कि कोई उसको कह दे कि कैकेयी की वजह से राम बन गए। तो यहां पर देखिए ये नवीन जागरण है, ये स्त्री के प्रति नवीन सोच है जो कैकेयी को इतनी महान सिद्ध करे। इसी तरह उर्मिला को आप देख लीजिए, उर्मिला को भी गुप्त जी ने महान सिद्ध किया है। इसी तरह यशोधरा को देख लीजिए, यशोधरा का पूरा काव्य देखिए, यशोधरा की पूरी कथा पढ़िए। यशोधरा चूंकि है विरह काव्य, लेकिन फिर भी यशोधरा जब गौतम बुद्ध चले जाते हैं तो कहती है, सिद्ध हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। अर्थात ये नारी कहती है मुझसे बता करके गए होते, अर्थात नारी की बदलती हुई नीति का परिणाम है। तो इस युग में इसके अतिरिक्त नारी के स्थिति को लेकर इस युग में अनेक काव्य लिखे गए। अगर काव्य ही नहीं, आप अगर प्रेमचंद को पढ़ें तो आपकी नारी की स्थिति का अंकन दिखाएंगे। कैसी कैसी नारियों को, चाहे आप सेवा सदन को ले लीजिए, चाहे उनकी कहानियों को ले लीजिए, चाहे आप गोदान ले लीजिए, चाहे रंगभूमि ले लीजिए, तो नारी को एक सशक्त नारी के रूप में इस युग के कवियों ने प्रस्तुत किया है। स्वतंत्रता आंदोलन में जहां एक तरफ नारी को आदर्श रूप दिखाया गया, पत्नी का, प्रेमिका का, मां का, बहन का, वहीं नारी को श्रमशील भी दिखाया गया है और आर्थिक रूप से नारी मदद कर रही थी। जो आज आप कहा जाता है, जो हमारे यहाँ चर्चा चल रही स्त्री विमर्श में, आधी आबादी, आज भारत के विकास में स्त्रियों की आधी आबादी का हाथ है। उस समय गुप्त जी क्या लिखते हैं आप देखिए, औरों के हाथों यहां नहीं पलती हूं, औरों के हाथों यहां नहीं पलती हूं, अपने पैरों पर खड़ी आप चलती हूं। गुप्त जी जिस समय लिख रहे हैं उस समय आप देखिए, उस समय वो कह रहे हैं कि नारी औरों के हाथों पर पलने वाली अब नहीं रह गई। तो नारी की स्थिति इस युग में मजबूत थी। इसके अलावा अगर आप देखिए तीसरी विशेषता के रूप में नीति और आदर्श को लिया जा सकता है। द्विवेदी युगीन काव्य आदर्श और नीति परक काव्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इतिहास पुराण से जो गृहीत कथा प्रसंग हैं उनके कथ्य को ग्रहण किया गया है और उन पर आदर्शवादी चरित्रों के माध्यम से, चाहे वो साकेत को ले लीजिए, चाहे मिलन को ले लीजिए, चाहे जयद्रथ वध को ले लीजिए, रंग में किसी भी रचना को ले लीजिए, तो इतिहास पुराण के कथा प्रसंगों को लेकर के उनको नवीन रूप में और आदर्श रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है। इस युग में असत पर सत्य की विजय दिखाने का प्रयत्न है और इस दृश्य अगर आप देखें तो तमाम ऐसे काव्य हैं जिनमें स्वार्थ त्याग, साकेत, रंग में भंग, गांधी गौरव, मिलन जैसी रचनाएं आप आसानी से जिसमें देख सकते हैं। इस काल के कवियों में प्रेम के आदर्श रूप को भी ग्रहण किया है, प्रिय प्रवास उसका उदाहरण है, साकेत, मिलन भी इस संदर्भ में देखा जा सकता है। उर्मिला अपने मन को प्रिय पथ का विघ्न मानने से इनकार करती है, रोकती है, कहती प्रिय पथ का विघ्न नहीं बनती। प्रेम जीवन की अद्भुत शक्ति है, इसके बिना जीवन निस्सार है, व्यर्थ है। ये बात इस युग के कवियों ने स्वीकारी है और रखी है। रामनरेश त्रिपाठी लिखते हैं कि गंध विहीन फूल है जैसे चंद्र चंद्रिकाहीन, यूं ही फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन। तो अर्थात प्रेम के आदर्श रूप को, प्रेम को सत्य के रूप में इस युग के कवियों ने लिया। इसके बाद अगर देखा जाए तो सामान्य मानवता का चित्रण इसमें हुआ है। सामान्य मानवता अर्थात भारतीय युग में अगर आप देखिए तो असामान्य, जैसे ईश्वर, अवतारवाद, राजा, सामंत, नायक, नायिका को स्थान मिला है। लेकिन द्विवेदी युग में सामान्य मानव को यह गौरव मिला है।
द्विवेदी युगीन समस्त कवियों ने सामान्य मानव को विषय वस्तु बनाया है अपने काव्य का। इस युग में कृषकों पर काव्य लिखा गया, विधवाओं के दुखों पर कारुणिक काव्य लिखे गए, जैसे गुप्त जी का किसान, सियाराम शरण गुप्त का अनाथ, सनेही जी का कृषक कंदन, नाथूराम शर्मा शंकर का गर्भरंडा रहस्य, जिसमें विषयों पर बड़े विस्तार से और बड़े ही उच्च कोटि का लिखा गया। इस युग के कवियों ने निम्न जातियों की दशा पर भी खूब रचनाएं लिखी हैं और उन पर हो रहे अन्याय और दुर्व्यवहार को भी इंगित किया है समाज के सामने। हरियोत जी इसी संदर्भ को लेकर लिखते हैं कि आप आंखें खोल करके देखिए, आज जितनी जातियां हैं सिरधरी, पेट में उनकी पड़ी दिखलाएंगी जातियां कितनी सशक्ति या मरी। अर्थात इस युग में कवियों ने छोटे छोटे जो तिरस्कृत या जो जिनको छोड़ दिया गया था, जिन पर पहले पूर्ववर्ती कवियों ने ध्यान नहीं दिया था, उन सामान्य शीर्षकों को या उन सामान्य कथा वस्तुओं को लेकर के इस युग के कवियों ने काव्य की रचना की। इसके अलावा एक बड़ी विशेषता है इस युग में इतिवृत्तात्मक कविता का। इतिवृत्तात्मकता इस युग की प्रमुख प्रवृत्ति है, जिसमें किसी कथा को, इतिवृत्तात्मक कथा को लेकर के साहित्य लिखा जाता है। इसका अर्थ होता है स्थूल पदार्थ चेतना। इस युग के कवियों ने छायावादी कवियों जैसे सूक्ष्म सौंदर्य दृष्टि नहीं दिखाई है। इस युग की जो चेतना है, कवियों की जो चेतना की, जो अभिव्यक्ति की चेतना है, वो दो रूपों में हमारे सामने दिखाई देती है। एक सीधी सपाट और वस्तुपरक कविताओं के रूप में जो चेतना इस युग की अभिव्यक्ति है, वो दो रूपों में है, सीधी सपाट और वस्तुपरक कविताओं के रूप में, जैसे भारत भारती और हल्दी घाटी को आप देख सकते हैं उदाहरण के रूप में। दूसरा है भावुकता प्रधान पौराणिक कल्पना के रूप में, जैसे साकेत और प्रियप्रवास को देखा जा सकता है। इसके अलावा कथा काव्यों की काव्य रूपों की विविधता भी है। दरअसल ये काव्य प्रबंध काव्यों का युग था। इस समय प्रबंध काव्य खूब लिखे जा रहे थे, जिनमें तीन रूप विशेष रूप से थे, महाकाव्य, खंड काव्य और लघु प्रबंध। इस युग के लगभग सारी रचनाएं महाकाव्य, खंड काव्य या प्रबंध, लघु प्रबंध में ही लिखी जा रही थी। इस युग में प्रिय प्रवास खड़ी बोली का पहला काव्य लिखा जा चुका था। प्रिय प्रवास आप देखिए, और सबसे बड़ी विशेषता इस युग के प्रिय प्रवास और साकेत दोनों की मैं संक्षेप में आपसे आपको इंगित कर दूं कि प्रिय प्रवास और साकेत में भी भगवान राम और कृष्ण के अलौकिक रूप का वर्णन नहीं है। प्रिय प्रवास में हरियोत ने भगवान कृष्ण के, राधा के लौकिक रूप को दिखाया है, क्योंकि उस समय लौकिक रूप की आवश्यकता थी। उस समय एक नवीन अवधारणा की आवश्यकता थी। उस समय भारत की आजादी की अवधारणा थी, तो इसलिए उस यशोधरा में उन्होंने इसको दिखाया। इसी तरह साकेत में भी आधुनिकता और नवीन उद्भावनाएं दिखाई देती हैं। ठीक है, तो राम को भी साधारण मानव के रूप में दिखाया गया है, राम को भी साधारण मानव के रूप में दिखाया गया है। और मैंने आपसे पहले कहा, राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं क्या, तो मैं निरीश्वर ईश्वर क्षमा करे। तो इस तरह से जब साकेत में गुप्त जी कहते थे, इसका मतलब है कि राम को लौकिक रूप में दिखाना चाहते थे। खड़ी बोली का आरंभिक काल था ये, और खड़ी बोली प्रतिष्ठित हो गई थी। गुप्त जी के और काव्य को देखें या अगर संपूर्णता में देखें तो द्विवेदी जी के को अगर देखें या उनके प्रयत्न को देखें तो उनका प्रयत्न महत्वपूर्ण था। द्विवेदी जी ने भाषा को सरल, सहज, अक्लिष्ट, सुबोध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने लोगों से भाषा को सरल, सहज लिखने के लिए प्रेरित किया और अनुरोध भी किया। इस युग में नए छंदों की शुरुआत हो चुकी थी। पारंपरिक छंद तो लिखे जा रहे थे, लेकिन नए छंदों का भी प्रयोग शुरू हो गया था। उर्दू के छंदों का भी प्रयोग हो चुका था। तुकान छंदों की बहुलता थी, और छंदों में ही लगभग, जैसे आप साकेत का नौम सर्ग देखें तो लगभग 45 से 50 छंदों का प्रयोग साकेत में दिखाई देता है। तो इस युग में छंदों का भी प्रयोग हो रहा था। तो अगर हम निष्कर्षतः देखें तो राष्ट्रीय जागरण का ये युग था। साहित्य धारा को नए पथ की ओर ले जाने का ये युग था। इस युग में एक तरह से देखा जाए तो शास्त्रीय रूढ़ियां टूट रही थी, अर्थात व्यापक जन समुदाय को ये काव्य प्रभावित कर रहा था। रसिक परंपरा से अपने आप को निकाल चुका था और समस्त सामान्य जनता से
शिक्षित जनता से साहित्यकार जुड़ गया था। भाषा के में एक युगांतकारी परिवर्तन इस युग को देखा जा सकता है, अर्थात ये युग भाषा का युगांतकारी युग था। और इन सारी चीजों में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है सरस्वती पत्रिका का संपादन, जो देखा जा सकता है। सरस्वती पत्रिका पत्रिका न होकर एक पाठशाला की तरह इस युग में काम करती है, और उसी के आधार पर यह देखा जाता है। साहित्य में एक तरह से गंभीर और दायित्व बोध इस समय बढ़ रहा था और हिंदी अपने व्यापक स्वरूप में आ रही थी। तो इस प्रकार संक्षेप में हम आपसे बात कर चुके हैं और संभवतः आप इस पर थोड़ा अपना दृष्टि डालें। नमस्कार।